देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा देश में चल रहे वर्तमान स्थिति के ऊपर। हम पूछ रहे हैं कि आज जो देश में हालात है, क्या यह हालात इमरजेंसी जैसे नहीं है? क्या इसको आप आपातकाल नहीं तो और क्या कहेंगे? और इसलिए देश में पहले जब आपातकाल लगा था उस आपातकाल से हम तुलना कर रहे हैं, और ये आपातकाल की तुलना करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े रहेंगे लाइव में मनोहर मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है बिंदास में। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक हलचल के साथ साथ देश में घटने वाले सारे क्षेत्रों के ऊपर अपनी पत्रकारिता की नजर बनाए रखते हैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, मनोज जी के पास भी चलेंगे, और भी कई SMS सोशल नेटवर्किंग की साइट की प्रतिक्रिया हम तक पहुंची। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति आप तक पहुंचे। पहले कॉलर के पास चलते हैं, बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा चर्चा लफड़ा होता रहता है। हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है, टुकड़ा। चलिए, मैं कॉलर को बार बार ये प्रार्थना करता हूं कि पिछला बिंदास जो हुआ है उसका विषय नेक्स्ट बिंदास में मत करिए। आज का विषय जिस विषय पर है उसी पर ही बात करिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर के पास, और कॉलर को कहेंगे कि आज के विषय पर ही बात करें। मैं कॉलर के पास जाने के पहले मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बनी हुई है, आपके लाइव में जुड़ने के पहले जो गेस्ट थे या जो कॉलर थे, उन सब लोगों ने 100% ये बात कही है, बल्कि पुरजोर दबाव देकर बात कही है कि हाँ वैसे स्थिति है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आंदोलनों को दबाने को लेकर के है तो उससे तुलना की जा सकती है, लेकिन मेरी समझ से आंदोलनों के अलावा देश के हालात, आर्थिक फ्रंट से लेकर के सामाजिक फ्रंट से लेकर के और तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, अभी आर्थिक संकट, महंगाई और जो हाहाकार मचा हुआ है हर स्तर पे, सूखे की समस्या आ गई है, और उसकी सबकी जड़ में जो भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार को लेकर के जो गैर राजनीतिक स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो अन्ना टीम का आंदोलन हो या बाबा रामदेव का आंदोलन हो, जो कि पिछले साल दो साल से हमारे राजनीतिक मनीषा में वो सामने आए हैं। अगर सरकार अगर कोई प्रस्तावित अगर उनका कोई आंदोलन है और उसको लेकर के अगर दबाने का काम करती है तो वो और एक तरह से बैकफुट पे जाने का काम है। वो स्थितियों से और निपटने के बजाय और पीछे भागने का काम है। और निस्संदेह कुल मिलाकर के देश में आपातकाल सदृश स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। बिल्कुल। इसकी तुलना कैसे करेंगे कि तब की कुछ घटनाएं, अब की कुछ घटनाएं? क्योंकि एक नई पीढ़ी जो है उन्होंने वो आपातकाल सुना है, हालांकि सब लोगों ने नहीं सुनाया है ना। मीडिया भी इसको बताता है, उसको बताने से बचता है, क्योंकि आपातकाल की बात करने के बाद गांधी घराने की सबसे बड़ी हीरो रही इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक होता है, और इसलिए बहुत सा मीडिया डरता भी है। देखिए, 1974 में जो बिहार का आंदोलन हुआ वो बड़े बुनियादी मुद्दों पर किया गया आंदोलन था, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उस बारे में हवा सुलग रही थी, और सुलगते सुलगते उसने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया। वह आंदोलन कोई मंदिर और मंडल का आंदोलन नहीं था, सिरे सिरे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आंदोलन था। और वो आंदोलन ने इस तरीके से जन समर्थन पाया और इस तरीके से लोगों में जनरोष हुआ, और तमाम ताकतें जो है सरकार की निष्क्रियता और सरकार की अयोग्यता और सरकार की आक्रमण्यता के खिलाफ एकजुट हुई, और उसको क्रश करने के लिए श्रीमती गांधी ने उस समय आपातकाल की घोषणा की। तो कमोबेश हालात वही हैं, और अभी उस तरीके से औपचारिक रूप से आपातकाल भले न घोषित किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से आंदोलनों को लेकर के सरकार उन पर मुंह फेर रही है और उन्हें समय नहीं दे रही है, मतलब हम इतना ही कहेंगे, हम यही कहेंगे कि तब आपात घोषित किया था, अब घोषित नहीं किया है, क्योंकि घोषित करने का नुकसान तब झेला था। बिल्कुल, उसका वो नुकसान झेल चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इसलिए अब घोषित तो नहीं करेंगे, लेकिन है वही। इसके लिए हम ज्यादा पहले नहीं, सिर्फ 1 साल पहले जाएं। रामदेव के बिल्कुल आंदोलन को जो धरना उन्होंने रामलीला मैदान पे दिया था, जो कि उसे बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से बर्बरतापूर्ण रात के 2 बजे पुलिस द्वारा उसे बिल्कुल नेस्तनाबूद किया गया। उसी तरीके से 16 अगस्त को जो अन्ना हजारे जिस आंदोलन को लेकर के वो आगे अपना पहल कर रहे थे और सरकार ने उन्हें जेल में डाला, तो वह भी एक तरह से वो आपातकाल का ही संकेत था। और आज की तारीख में अगर सरकार उसी तरीके से उनके आंदोलनों को दबाने का काम करती है तो निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लेकिन मैं ये बात इसके साथ जरूर जोड़ना चाहूंगा
कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, इतना विशाल मुद्दा है कि ये इन दोनों के आंदोलनों से ऊपर की वो बहुत बड़ी, इससे बड़ी ऊपर की चीज है और उसको लेकर निरंतर सुधारों की दरकार है, बहुआयामी सुधारों की दरकार है और सरकार को उसके लिए तमाम रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन आंदोलनों से सरकार को सबक लेकर के करप्शन को दूर करने को लेकर के जिस तरीके से पहल करनी चाहिए, विडंबना यह है कि सरकार वो पहल भी नहीं कर रही है और उनके आंदोलनों को दबाने का भी काम बिल्कुल कर रही है। और वो भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन। दूसरा इसमें एक पहलू ये भी है कि हमारे पटना के ही सोशल नेटवर्किंग साइट के नेटिजन हमको कह रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद सरकार का रुख सफाई की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसको कि टीम अन्ना एक तरीके से आरोपी मान रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रपति सबको मालूम है कि वह, खुद प्रणब मुखर्जी भी बोल रहे हैं कि वो नीति निर्माता नहीं होता है और भारत में राष्ट्रपति का पद कुछ भी हो, देखिए आखिर संवैधानिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च पद है। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन सवाल है कि अब पॉलिटिकल व्यक्ति को इसमें जगह दी जा रही है और पॉलिटिकल लोगों ने ही उसका चुनाव करना है, तो निसंदेह जो सबसे बड़ी आंदोलन का परिणाम जो सरकार पे होना चाहिए था, साफ सुथरी इमेज बनाने के प्रयास जो होने चाहिए थे, वो कहां हो रहे हैं? नहीं, सही बात है, क्योंकि वो बहुत ही सर्वानुमति से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वो घोषित नहीं हुए हैं प्रणब मुखर्जी। उन्हें एक तरीके से सोनिया गांधी ने उन्हें एक पुरस्कार के रूप में दिया है। नहीं, जो उनके लिए ये भी अंदर की खबर है कि सोनिया गांधी ने भी मजबूरी में दिया है, क्योंकि ये लॉयल नहीं है और उनको डर है कि कहीं राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है अगर, तो उस स्थिति में शायद प्रणब मुखर्जी राहुल का तकनीकी मुद्दा बाहर निकाल सकते हैं, जिस मुद्दे की बात सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा करते हैं, जो उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आड़े आ सकती है। हालांकि कलाम तो डर गए बेचारे। कभी कभी बहुत ज्यादा सज्जन व्यक्ति होने के जो नुकसान होते हैं, वो नुकसान कलाम की तरफ देख के लग रहा है। क्यों डर गए पता नहीं, किस लालच में आ गए, शायद दोबारा अगले 5 साल बाद राष्ट्रपति का लालच था या कोई दबाव था या क्या था पता नहीं, लेकिन कलाम से ये अपेक्षा देश को निश्चित नहीं होगी, उनका अपेक्षा भंग हुआ है। ये अपेक्षा भंग सोनिया गांधी का इनसे ना हो, ये भी वो तकनीकी तौर पर, राजनीतिक तौर पर माप तोल कर रही है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। ऐसा है, ये मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। हाँ, जब सन 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को जीता और तो उस समय तमाम पूरा हिंदुस्तान उनके साथ दुर्गा और सब कुछ कहने के लिए था और उसके साथ ही उन्हें थोड़ी सी सत्ता पाए काय मत नहीं, वो उनको भा गया और उसके बाद उन्होंने अपना विरोध सुनना बंद कर दिया। जब उन्होंने अपना विरोध सुनना बंद कर दिया तो उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जब वो हाई कोर्ट से जगमोहन जी ने उनको बर्खास्त कर दिया पिटीशन के साथ और राजनारायण जी को, तो उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो यह इन्होंने इमरजेंसी का हालात लगा करके सारे एडिटोरियल को बंद कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू हो गई। किसी को अपनी बात कहने का सारा अधिकार खत्म हो गया और ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार किसी दूसरे को कभी सत्ता में नहीं आने देना चाहता। उसके लिए चाहे जितने कड़े सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने पड़े जनता पर, ये उससे बाज नहीं आएंगे। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनी रही, और इस स्थिति के समाज पर होने वाले परिणाम आपके सामने स्क्रीन पर। प्राप्त, जनता आंदोलित हो उठेगी। अगर सरकार जनता के हक को मारती है तो जनता का गुस्सा एक दिन फूट जाएगा। ऐसे में पूरे देश में आंदोलन की लहर फैल जाएगी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तार तार हो जाएगी। अगर सरकार ऐसे ही देश में अपनी तानाशाही दिखाती रहेगी तो देश की लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, अगर वहां ऐसी भ्रष्ट और तानाशाही व्यवस्था रहेगी तो क्या हाल होगा उस देश के लोकतंत्र का। देश में हर ओर अराजकता फैल जाएगी। अगर सरकार ऐसे ही जनता के अधिकारों का हनन करती रही तो जनता में आक्रोश बढ़ जाएगा, जिससे देश में अराजकता फैल जाएगी। जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा। अगर सरकार देश में ऐसे ही हालात बनाती रहेगी तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, जिससे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो जाएगा। अगर ऐसे ही व्यवस्था रही तो भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लग पाएगी। भ्रष्टाचारी देश को लूटने में कामयाब हो जाएंगे।
क्योंकि ये भ्रष्टाचारी ही देश में ऐसी व्यवस्था को बना रहे हैं जिससे इन पर कोई आंच न आए। तो ये परिणाम हो सकते हैं और ये सारे परिणाम लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, स्वस्थ समाज के लिए अच्छे नहीं हो सकते, उभरती हुई पीढ़ी के सोच के लिए अच्छे नहीं हो सकते और भारत के विदेश में बनने वाले इमेज के लिए भी अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन इसकी चिंता तब हो जब अपनी चिंता पूरी हो और सरकार की अपनी ही चिंता अब बनी हुई है वो चेहरा बचाने से लेके सत्ता बचाने तक है। सत्ता, चेहरा और स्वार्थ बचाने में देश और उसका हित बाद में आ रहा है। ये जब देश में माहौल बनता है तो देश हाथ में कभी मशाल लेकर खड़ा होता है और उसकी पहली स्थिति वो मौन में सड़क पर उतरता है और जब मौन में उतरने के लिए भी रोका जाता है तो हाथ में पत्थर लेता है और उसके बाद मशाल और उसके बाद शस्त्र। हम आशा करते हैं कि शस्त्र लेने की बात हमारे जैसे देश में ना हो, लेकिन तानाशाही अगर ऐसी बनती रहेगी तो ये एक स्वाभाविक ही नियम है, प्रकृति का नियम हम जिसको कहेंगे कि व्यक्ति जैसा समाज भी एक गलत राह में जा सकता है। एक कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, मैं रमाकांत उप्रेती बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए रमाकांत जी। हाँ, पिछले इलेक्शन में जब राहुल गांधी ने यूपी में मायावती सरकार और मुलायम सिंह की बड़ी बुराई की थी और बड़े बड़े दावे किए थे और आज उन्हीं के साथ गलबैया डाल के वो राष्ट्रपति चुनाव कर रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्ट राष्ट्रपति आने वाला है क्या, और उसके बाद फिर इमरजेंसी लागू की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मायावती को, मुलायम सिंह को इसका जवाब देना पड़ेगा और जनता ये जवाब अगर मुंह से पूछकर उन तक नहीं पहुंचा सकती या हमारे जैसे चैनल के द्वारा पूछे गए लोगों के सवाल का जवाब वो सीधा नहीं देंगे तो जनता इसका जवाब वोट के समय देती है और ये इंदिरा गांधी से लेकर मायावती तक सब देख चुके हैं और आने वाले गलती करने वाले लोगों को भी ये देखने को मिलेगा। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? ये जिस तरीके से कॉलर ने बात की है, ये बात लोग वोट में तो परिवर्तित करते हैं, ये डर सरकार को नहीं है क्या? नहीं, डर है। देखिए, एक तो सत्ता का नशा भी होता है, दूसरी तरफ सत्ताधारी जो दल है वो रिस्क भी लेता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो कितने सालों से शासन करती आई है और कई सारे कॉलरों ने इस बात को कहा और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो गांधी और नेहरू परिवार की पार्टी है और जो परिवार जो चाहता है वही होता है। तो दरअसल ये प्रोसेस लोकतंत्र का अपनाया जाता है, लेकिन असलियत जो है वो एक परिवार तंत्र चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति है। और वो इतनी बड़ी पार्टी है और इतने लोगों का उससे हित जुड़ा हुआ है कि लोग जानते हैं कि हम जय सोनिया करेंगे, आज नहीं तो कल हमारा जो है 5 उंगली घी में जरूर जाएगा, क्योंकि इस पूरे देश की वो बड़ी पार्टी है। क्योंकि हमारे यहाँ रिफॉर्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस के ही एक मंत्री ने वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में कहा था कि ये इंदिरा गांधी जी के घर में खाना बनाने में मदद करती थी, इसलिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया। ये सोच रखने वाले मंत्री जिस पार्टी में हैं, ये संदेश देने की भी प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की दरकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी प्रक्रिया नीचे के कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति तक, बिल्कुल उसकी पूरे तौर तरीके, वहां पर क्या मंथन होता है, क्या देश को लेकर के वो नीति निर्माण होता है, क्या वो देश की तमाम समस्याओं को लेकर के वहां क्या रिसर्च होता है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको जरूर पूछूंगा कि कोई नीति निर्माण भी हो रहा है क्या। एक कॉलर के पास चलते उसके पहले। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। इमरजेंसी के बारे में मुझे कहना था। लाइव है क्या ये भी? बिल्कुल, आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ, हेलो, आप बोलते रहिए। हाँ, मैं आनंद से बोल रहा हूँ, गुजरात से। यहाँ पर इमरजेंसी जैसा पूरी दुनिया बोलते हैं कि इमरजेंसी है, पर इमरजेंसी राजस्थान में लगी हुई है जहाँ पे कांग्रेस सरकार है। आप देखिए, जो भ्रष्टाचार माउंट आबू में हो रहा है, जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है, वो इतने हद तक है कि हर बार माउंट आबू में लोगों को हटाया जा रहा है, मुझ पलटे भ्रष्टाचार देखिए। और ये डेवलपमेंट बिल्कुल बाजू के प्रदेश में देखिए आप, जिस तरह से गुजरात में जो डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, धन्यवाद।
हम और भी कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देंगे। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आने वाले ज़्यादातर संदेश इस बात से सहमति दिखा रहे हैं कि हाँ, देश में आपात जैसी स्थिति है। इस स्थिति को प्रदर्शित करने के कई फोटोग्राफ्स भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जोड़े गए। हम कहेंगे कि facebook.com/सुदर्शन चैनल, इस हमारे पेज पर भी आप हमें आपके व्यूज शेयर कर सकते हैं। ये भी एक अपने अभिव्यक्ति को हम तक और हमारे द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का जरिया है। हम जानते हैं कि 1 घंटे के टीवी शो में हम हजारों कॉलर को नहीं ले सकते और इसलिए हम आपके सामने आने वाले विभिन्न SMS और कॉल को आपके सामने देते हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। बहुत देर फैसले कर जाता है, बात नहीं होती है। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? अरे मतलब हमको बोलना है, मतलब बिंदास से बिंदास बोल पे चल रहा है प्रोग्राम, से बोलना था। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना है। हाँ, तो इलाहाबाद से बोल रहे हैं। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि इलाहाबाद बोल रहे हैं, मतलब ये आपातकालीन जो लगी हुई है, जो होने वाली है, इसमें कहीं न कहीं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। हम मनोज जी, जिस तरीके से बात हो रही है सोशल नेटवर्किंग साइट की, हम बात कर रहे थे कि या आपने भी जो जिक्र किया था कि नीति निर्माण का काम है। जब अनीति ही फैली हुई हो तो आप किस नीति के निर्माण की बात कर रहे हैं? सवाल यह है कि इस देश की व्यवस्था में जो बड़े प्लेयर हैं, पहल उन्हीं को करना पड़ता है, इनिशिएटिव उन्हीं को लेना पड़ता है। आप लाख आंदोलन करें, परिवर्तन का काम नीति नियंता ही ले सकता है, वही सुधारों को अमली जामा पहना सकता है। और इसके लिए मैं सिर्फ सत्ताधारी दल को जिम्मेवार नहीं मानता हूं। जब ये बात उठी थी परिवारवाद की या विदेशी मूल के मुद्दे की, तो एनडीए सरकार वह भी रक्षात्मक मुद्दा में आ गई। इसको लेकर के बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को एक सही तरीके से लीड जरूर कर रही होंगी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्शवाद है उसमें वो कहीं से सही नहीं बैठता है। हम इस मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ मयंक गांधी, मुंबई से टीम अन्ना के जो सदस्य है वो जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। मयंक जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हेलो हेलो मयंक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मयंक गांधी जी बोल रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुभाष जी। हेलो सर, ये बिल्कुल आपातकाल जैसे हालात हैं। आज जो भी सरकार के भ्रष्टाचार या कमियों को जनता के सामने लाता है उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। कैसा लोकतंत्र है? बिल्कुल, ऐसा सिर्फ सत्य नहीं होता है। अब हमें इस सरकार से कोई अच्छी उम्मीद, ये कूट डालो राष्ट्रपति नीति है, इसलिए मैं देश की जनता की ने बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम तकनीकी कारणों से दूसरे ही कॉल को ले पाए। हम और भी हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हुए हैं उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ टीम अन्ना के मयंक गांधी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, हम उनके पास भी चलते। साथ साथ में अंजलि दमानिया भी हमारे साथ जुड़ रही है, हम उनकी बात भी सुनेंगे।